वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ से उनका दिमाग बदला और उन्होंने सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से असम को पराजित करने की कोशिश की। घटना ये हुई कि अंग्रेज अपने साथ कुछ बंगाली बाबू लेकर के आए थे, जिनसे वो मुंशी का काम लेते थे या दुभाषी का काम वहाँ लेते थे, क्योंकि असमी और बांग्ला बहुत निकट की भाषाएं हैं, या उड़िया अगर जोड़ दूँ मैं उसकी, बहुत निकट की भाषाएं हैं। एक भाषा तो जानने वाला दूसरी भाषा बहुत आसानी से समझ लेता है, तो दुभाषी के काम वहाँ करते थे। होता ये है कि अब इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप समझने की कोशिश करें, या अगर मैं समझाने में असफल रहूँ तो शायद बहुत बड़ी चीज़ ये होगी कि उन्होंने ये किया कि 1836 में असम की जो असमिया भाषा थी उसको न्यायालयों से और सामान्य क्षेत्र से निकाल दिया और वहाँ बांग्ला को उन्होंने घोषित स्थापित कर दिया 1836। यहाँ दो संकेत करना चाहता हूँ आपको कि एक तो उन्होंने अंग्रेजी को वहाँ नहीं रखा 1836 में, पहली चीज़। प्रश्न ये है कि उन्होंने अंग्रेजी को क्यों नहीं रखा, ये चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने बांग्ला को रखा, ये दूसरा प्रश्न। क्यों ऐसा किया कि बांग्ला को उन्होंने क्यों रखा? अगर आप पूर्वोत्तर भारत जाएंगे और बंगाल और असम के संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे और फिर त्रिपुरा को उसके साथ जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि सांस्कृतिक दृष्टि से त्रिपुरा, बंगाल, असम जुड़े हुए हैं आपस में, वैचारिक दृष्टि से बहुत जुड़े हुए हैं। ये हमें वहाँ समझ में आता है। अंग्रेज़ों ने एक तीर से दो शिकार किए। पहला शिकार, बंगाल और असम का जो समाज था उन दोनों के बीच में उन्होंने हमेशा के लिए दीवार खड़ी करने में सफलता प्राप्त करी। और दूसरा, वो जानते थे कि जो बंगाली लोग हैं और असमिया लोग हैं, दोनों के बीच में संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो न असमिया रहेगी और न बांग्ला रहेगी, तो अंग्रेजी वहाँ जाएगी। ये पृष्ठभूमि इसकी थी। बहरहाल, लेकिन चूँकि हर समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत समझदारी से काम लेते हैं, वहाँ एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम था आनंदराम ढेकियाल खुकन। आनंदराम ढेकियाल खुकन, उसने असमिया भाषा के लिए एक आंदोलन शुरू किया और उनकी चाल को समझा अंग्रेजों की, और उन्होंने कहना जनता को जगाया। और सबसे पहले उन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक असमिया साहित्य और उसकी भाषा की जानकारी के बारे में, और दूसरे उन्होंने दो शब्दकोश बनाए, एक असमिया हिंदी शब्दकोश और एक असमिया अंग्रेजी शब्दकोश और अंग्रेजी असमिया शब्दकोश। ये दो काम उन्होंने किए। सारे जो असम से बाहर के लोग थे उनके समक्ष वो असमिया भाषा को लेकर के आए, उसकी प्रतिष्ठा को लेकर के आए, और उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, अप्लाई करनी शुरू किया अंग्रेजों से। इस तरह से जनता को उन्होंने जोड़ा कि अंग्रेज़ों को 1853 में एक आयोग बनाना पड़ा, ये देखने के लिए कि हम असमिया भाषा को यहाँ फिर से ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं, इस बहाने से। और उस आयोग के अध्यक्ष ने ये वक्तव्य दिया, लिखित वक्तव्य दिया। उसमें ये सुनने की चीज़ है कि जिस प्रकार से एक अंग्रेज़ बच्चा अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखे बिना लैटिन नहीं सीख सकता, उसी प्रकार से एक असमिया बच्चा असमिया सीखे बिना अन्य कोई भाषा नहीं सीख सकता, ये दिया। इसके बावजूद 20 साल लगे अंग्रेज़ों को असमिया भाषा को वापस लाने में। 1873 में असमिया भाषा फिर से वापस लेकर के आए, लेकिन तब तक बंगालियों और असम के लोगों के बीच में जो जुड़ाव पैदा हो गया था, जो दुश्मनी पैदा हो गई थी, तो वो आज भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आनंदराम ढेकियाल खुकन ने देशीय भाषा के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए जो आंदोलन शुरू किया था 1836 में, उस आंदोलन की अनुगूंज हम भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में देख सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आनंदराम ढेकियाल खुकन को दूसरे हिस्सों के लोग जानते होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में जहाँ सीधे सीधे अपनी जान देने वाले लोग थे, राजनीतिक आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपना प्राण देने वाले लोग थे, वहीं ऐसे भी लोग थे जो एक भाषाई दृष्टि से षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति थी या सांस्कृतिक दृष्टि से जो षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति थी, उन दोनों को समझते थे और उनके विरुद्ध वो संग्राम करते थे। आगे चल करके नॉर्थ ईस्ट में ही या पूर्वोत्तर भारत में ही मणिपुर में कवि कमल होते हैं जो अपनी मातृभाषा की चर्चा करते हैं और एक बड़ी सुंदर कविता लिखते हैं। फौजी की मैथिक साहित्य उसका नाम है, अर्थात आधुनिक मैथिक साहित्य। और उसमें वो कहते हैं कि भारत की परिकल्पना वो करते हैं कि उस सत्य के रूप में
और एक उपवन के रूप में माफ करेंगे, और कहते हैं ये जो भाषाओं का उपवन है इसमें असमिया भी खिल रही है, नेपाली भी खिल रही है, बांग्ला भी खिल रही है, और माँ सिर्फ तू ही है इस उपवन में जो बहुत निराश है। ये माँ उन्होंने कहा मणिपुरी भाषा के लिए। और आगे चल करके इसका प्रभाव एक और होता है कि देश की परिकल्पना कहना चाहिए देवी के रूप में, वो या तो बांग्ला में होती है या आधुनिक काल में मणिपुरी होती है। ये उसका प्रभाव बता रहा हूँ। दक्षिण में आप चले जाएंगे, वहाँ भाषाओं के प्रति जो भी जागरूकता हुई अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने से पहले, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसका चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहरहाल मेरा कहना ये है कि भाषा के मोर्चे पर जो लोग लड़े और जिन्होंने भाषा को कहना चाहिए कि गुलामी के विरुद्ध संघर्ष से जोड़ा, और जिन्होंने भाषा को सांस्कृतिक जागरण से जोड़ा, वो भी इस देश की आज़ादी में बराबर के हिस्सेदार हैं। उनके कारण भी आज़ादी का उपभोग हम कर रहे हैं। उनकी कुर्बानी को भी आज याद करना चाहिए। एक नाम और लेना चाहता हूँ, उसके बाद में विदा लूँगा आपसे। वो नाम एक ऐसा नाम है जो पूर्वोत्तर भारत का नहीं है, जो मध्य भारत का है। वो है संत गंगादास का नाम। समय में बहुत सारे लोगों ने उसे सुना होगा। 1823 में संत गंगादास पैदा हुए और 1913 में उनकी मृत्यु हुई। संत गंगादास भारतेंदु से पहले खड़ी बोली हिंदी के कवि हैं, और कहना चाहिए कि उन्होंने भारतेंदु से बहुत पहले जो कविता लिखी थी उसकी दो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, जो उन्होंने सीधे सीधे साम्राज्यवादी सत्ता से टकराने के लिए जो पंक्तियाँ लिखी थी कि नीतिहीन राजा अन्यायी। आप सुने भारतेंदु से बहुत पहले संत गंगादास क्या कह रहे थे? नीतिहीन राजा अन्यायी, वेद विरोधी शठ दुखदायी। ये पंक्तियाँ उनकी थी। ये टकराहट और संत। हापुड़ एक शहर है, उसके पास उनका गांव था दासना तहसील के पास में, जिसका नाम बहलोलपुर बहलोलपुर उनका गाँव है। आजकल संत गंगादास नगर के नाम से वो गाँव हर वर्ष वहाँ का आयोजन हुआ करता था। संत गंगादास वो थे जिन्होंने दो बड़े काम किए थे। पहला, उन्होंने साधुओं की सेना तैयार की थी, हथियार इकट्ठे किए थे, और 1857 का जब संग्राम होता है तो उसमें उनको साधु लड़ने गए थे, और जो दूसरे क्रांतिकारी लड़ रहे थे उनको हथियारों की आपूर्ति संत गंगादास के साधु किया करते थे। एक काम। दूसरा काम उन्होंने किया था कि महारानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम संस्कार थे वो संत गंगादास की झोंपड़ी में हुआ था। जो उनकी सुरक्षा करनी थी, जो मेरठ के आसपास की लड़कियाँ, जो जाट लड़कियाँ या दूसरी लड़कियाँ वहाँ थीं, अधिकांश वो उनकी सुरक्षा सेना में रहती थीं और उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करती थी। और जो बहुत घायल हो गई थी उनको बच्ची का लेकर के काम उन्होंने किया था। मृत्यु होने के बाद में संत गंगादास जी झोंपड़ी में रहते थे, उस झोंपड़ी में रख करके उन्होंने अपनी झोंपड़ी को आग लगा दी थी। उस मनुष्य संस्कार हुआ। दो बड़े काम संत गंगादास के हैं। इधर साहित्य रचना में लगभग 50 पुस्तकें संत गंगादास की हैं। 50 पुस्तकों में कुछ पुस्तकें ठीक पौराणिक हैं और उन्हें कथानक में कोई परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनका एक बड़ा ग्रंथ जो लगभग 1100 पृष्ठ का है, जिसका नाम गंगा सागर है। तो गंगा सागर में अगर आप देखें तो गंगा सागर में कलिकाल को लेकर के, हमारी स्वतंत्रता को लेकर के, हमारे सामाजिक मूल्यों की गिरावट को लेकर के उनकी कुंडलियाँ हैं, उनके सवैये हैं, उनके कवित्व हैं और अन्य छंद उनकी रचना है। इससे ऐसा लगता है, और कविता का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ऐसा लगता है कि संत गंगादास ने 1857 से पहले ही कहना चाहिए कि भाषा के रूप में खड़ी बोली को स्थापित करने की कोशिश की और स्वाधीनता की भावना को हमारे मन में बसाने की कोशिश की। सक्रिय रूप से अपने साधुओं को लड़ाया, हथियार इकट्ठे किए, महारानी लक्ष्मीबाई का संस्कार किया, और फिर गढ़ में उन्होंने एक आश्रम बनाया और वो लगातार गढ़ के आश्रम में रह करके सामाजिक जागरण का काम करते रहे। मेरी दृष्टि में वो एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी को लाने का काम भी किया, उसमें भी बने भूमिका निभाई, और आज़ादी मिलने के बाद में उसको सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयास किए जा सकते थे वो भी संत गंगादास ने किए। बहरहाल मैं समाप्त करता हूँ अपनी चीज़ को, और ये कहना चाहता हूँ कि हम आज जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में दो चीज़ें हो रही हैं। एक, हम नए सिरे से अपने सामाजिक और शैक्षिक मूल्यों का मूल्यांकन कर रहे हैं या पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं, और दूसरी चीज़, हम अपने सामाजिक रिश्तों का भी पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। हम हाशिए के लोगों को केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं,
कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाशिए में जो भावनाएँ हैं उनको समझो, उसके बिना ये देश कायम नहीं रह सकता। और हमारे जो अपने चीज़ें हैं, हमारी जो शिक्षा है या हमारा जो समाज है, उसको हम मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम उन लोगों की भावनाओं को समझें जिन्होंने इस देश की आज़ादी को आकार दिया है, तो हमारा जो पुनर्मूल्यांकन का क्रम है या हमारी जो पुनर्मूल्यांकन की भावना है उसमें कुछ नए मोड़ आएंगे। तब हम कहना चाहिए कि आज़ादी के भी नए अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे जो आज की दृष्टि से मूल्यवान हो सकता है। हम आज़ादी से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। बहुत विवशता होती है देख करके कि हम में से बहुत कम लोग आज़ादी से जुड़े हुए हैं। हमारे पास विचारों की आज़ादी, हमारे पास सोचने की आज़ादी, हमारे पास लिखने की आज़ादी, हमारे पास कहने की आज़ादी, इसके बारे में सोचना है, संबंधों की आज़ादी, लोगों को जोड़ना, ये जो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं जो एक संपत्ति हमें होनी चाहिए, उसको नई दृष्टि से हम सोच सकते हैं। बहरहाल इतिहास को समग्रता में देखने की आवश्यकता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सिद्दीकी साहब का, मुझे ज़्यादा समय उन्होंने दिया। और एक चीज़ और है कि यद्यपि जिस सत्ता में हम रह रहे हैं वो मेरी पसंद की सत्ता नहीं है, स्पष्ट चीज़ है, लेकिन यह जो क्रम उन्होंने किया है कि इस देश की आज़ादी को हम फिर से देखें, फिर से पढ़ें, फिर से समझें और अपने उन लोगों के प्रति श्रद्धा प्रकट करें जिन लोगों के नाम हमें पता नहीं है या बहुत कम जिन लोगों के नाम हम जानते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वास्तव में अपना खून और अपनी भाषा और अपनी सारी चीज़ें दे करके इस देश की आज़ादी को संभव बनाया है। ये जो मौका इस सत्ता हमें दे रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम नए सिरे से सोचना शुरू करेंगे। यहाँ हैं, यहाँ है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ।